पाकिस्तान में महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, जहीरुद्दीन बाबर, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे पंजाब और सिंध की धरती को लूटने वाले हमला आवरों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है, मगर दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे इसी धरती में जन्म लेने वाले अजीम फ्रीडम फाइटर की अजीम सोच, जदोजहद और कुर्बानियों को बिल्कुल फरामोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इंडिया में सरकारी तौर पर भगत सिंह को एक हीरो तो माना जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज भगत सिंह का नाम भी लेती हैं, हुकूमती इमारतों में भगत सिंह की तस्वीरें भी लगाई जाती हैं, मगर आज के इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल सिस्टम भगत सिंह की सोच और आइडियोलॉजी के बिल्कुल उलट खड़ा है। क्या है खौफ भगत सिंह की सोच और आइडियोलॉजी से पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग एलीट को? क्या आज सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान के हालात ये साबित नहीं कर रहे कि 23 मार्च 1941 को फांसी का फंदा चूमने वाले भगत सिंह ने 94 साल पहले जो बातें कही थी, जो बातें लिखी थी, क्या वो आज बिल्कुल दुरुस्त साबित नहीं हो रही? कैसे? आज यही समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में भगत सिंह को बिल्कुल इस हवाले से फरामोश कर दिया जाता है, सरकारी हवाले से, कि भगत सिंह का, चूँकि भगत सिंह मुसलमान नहीं थे या भगत सिंह का ताल्लुक उस वक्त जो जदोजहद चल रही थी उसमें किसी भी हवाले से जो मुस्लिम पॉलिटिक्स थी उसके साथ रिलेट नहीं है। यही वजह है पाकिस्तान में बड़ी तहरीकें भी रही हैं, लोगों ने बड़ा इस पर पुरजोर मुतालबे भी किए हैं कि जो शादमान चौक है लाहौर में जहां भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसका नाम बदलकर भगत सिंह चौक रखा जाए, मगर इसको सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। अब पहले हम समझते हैं कि पाकिस्तान में क्यों लोगों को नहीं पता कि भगत सिंह के मजहबी नज़रियात थे क्या भगत सिंह कोई मज़हब की, हिंदू मज़हब की पॉलिटिक्स कर रहे थे? क्या भगत सिंह कोई सिख इज़म की पॉलिटिक्स कर रहे थे? या भगत सिंह की ऑल ओवर मज़हब के हवाले से, मज़हब को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने के हवाले से सोच क्या थी? इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन ख़ुद भगत सिंह इस पर क्या कहते हैं, इसको अगर हम देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा। जैसे भगत सिंह ने चूँकि लिखा बहुत है मज़ामीन की सूरत में, अखबारात की सूरत में, लेटर्स की सूरत में, तो उनकी बहुत सी बातें ज़ाहिर बात है आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और आम ये मिल जाती हैं किताबों की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में। अब देखिए भगत सिंह की थॉट क्या है कि जब वो बात करते हैं कि मज़हब को सियासत में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भगत सिंह लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, ये एक ख़त उन्होंने लिखा 1931 में। इसमें लिखते हैं कि कम्युनलिज्म इज़ डेंजरस, religion should be a personal matter and should have no place in politics। अब कम्युनलिज्म यानी सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल करना, हिंदू कार्ड प्ले करना, मुस्लिम कार्ड प्ले करना, इसको वो कह रहे हैं कि ये डेंजरस है और मज़हब ज़ाती मामला होना चाहिए, इसकी सियासत में जगह नहीं होनी चाहिए। इसी लेटर में वो बहुत अहम बात, अगली बात देखिए कि कम्युनलिज्म इज़ मोर डेंजरस देन कॉलोनियल रूल, यानी ये जो कम्युनलिज्म है, ये हिंदू कार्ड की पॉलिटिक्स, मुस्लिम कार्ड की पॉलिटिक्स, किसी मज़हब के मजहबी तबके के नाम पर पॉलिटिक्स, अंग्रेज़ों के हुकूमत से भी ज़्यादा ख़तरा है। दोज हु स्प्रेड रिलीजियस हेट्रेड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इम्पीरियलिस्ट, जो मजहबी मुनाफरत पैदा कर रहे हैं, यानी हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं या बाकी जो यहाँ मज़हब के लोग हैं एक दूसरे को के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये असल में इम्पीरियलिस्ट का यानी अंग्रेज़ों का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। इसी तरह इनका एक आर्टिकल है कीर्ति एक पंजाबी का बड़ा इनकलाबी मैगज़ीन था, इसमें 1928 में वो मजमून लिखते हैं कम्युनल राइट्स एंड देयर सोल्यूशन। इस मजमून में वो लिखते हैं कि रिलीजियस फाइट्स मेक्स नो सेंस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम, यानी जो मजहबी जंग है सियासत को लेकर, सियासत के लिए जो मजहबी जंग है इसकी कोई सेंस नहीं बनती। हिंदू मुस्लिम जो इत्तेहाद है यही बुनियाद होगा फ्रीडम की। अब ये
इससे आइडिया हो रहा है कि भगत सिंह बिल्कुल किसी मजहबी बुनियाद पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर असेंबली बम स्टेटमेंट है इनका 1929 में, जब इनका ट्रायल चल रहा था तो इन्होंने ये स्टेटमेंट एक लिखा। इसमें बड़ी अहम बात देखिए, द रियल एनिमी इज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, नॉट हिंदूज और मुस्लिम। जो असल खतरा है वो बरतानवी साम्राज्य है, और जो माशी इस्तेसाल है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। अब ये इनका इशारा उस वक्त के जो इंडिया के बड़े जागीरदार थे, ज़मींदार थे, सरमायादार थे, इनकी तरफ है। इसी तरह इनका एक मजमून वाई आई एम एन अथीस्ट, इसमें अब ये गांधी के बारे में लिखते हैं कि गांधीज मिस्टिसिज्म एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स वीकन द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, यानी गांधी जो मज़हब को साथ सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, गांधी जिस तरह मजहबी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, भगत सिंह ये कह रहे हैं कि इससे जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, जो जदोजहद है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की या सिस्टम के ख़िलाफ़, वो कमज़ोर हो रही है। और यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है कि अशफाकुल्ला खान, एक बहुत बड़े मुसलमान इनकलाबी, ये भगत सिंह के बड़े करीबी रहे, भगत सिंह के करीबी साथियों में इनका शुमार होता है अशफाकुल्ला खान का। और ये अगर हम देखें तो फ्रीडम मूवमेंट में पहले मुसलमान थे, ऐसे बड़े मुसलमान थे कि जिनको फांसी दी गई 1927 में आज़ादी के लिए। तो ये हमने कुछ खुद भगत सिंह की लिखी हुई बातों से ये साबित किया कि भगत सिंह किसी मज़हब की बुनियाद पर, हिंदुज़म की बुनियाद पर, सिखिज़म की बुनियाद पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद पाकिस्तान में भगत सिंह को सरकारी हवाले से ना माना जाना, जहाँ भगत सिंह ने जन्म लिया, भगत सिंह का जन्म फैसलाबाद के एक गांव में हुआ, उस वक्त लायलपुर जिसे कहते थे हुआ, और फिर उनको फांसी भी 1931 में यहाँ पर दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भगत सिंह को सरकारी हवाले से तस्लीम नहीं किया जाता, नहीं माना जाता। अब हम देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से भगत सिंह की तस्वीरें तो लगाई जा रही हैं, नाम तो लिया जा रहा है, बल्कि हैरत ये होती है कि भगत सिंह का नाम वहाँ की सेकुलर पॉलिटिक्स भी लेती हैं और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाली भी लेती हैं। हालांकि हमने साबित किया कि उनका रिलीजियस पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था। अब इंडिया का जो आज का पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो किस तरह भगत सिंह के नज़रियात के बिल्कुल उलट खड़ा है, वो भी हम देखते हैं। खुद भगत सिंह क्या कहते हैं। अब भगत सिंह मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान भारत सभा 1926 में ये मैनिफेस्टो प्रोग्राम बनाते हैं अपनी पार्टी का, उसमें लिखते हैं We must destroy capitalism and landlordism and establish a socialist society based on equality and justice। बहुत बड़ी बात कि हमें तबाह करना पड़ेगा कैपिटलिज्म को और लैंडलॉर्डिज्म को, जागीरदारी निज़ाम को, ताकि इक्वलिटी आए। इंडिया में जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करने की नेहरू ने किसी हद तक कोशिश तो की, मगर इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया। जहाँ तक कैपिटलिज्म का ताल्लुक है, तो आज की पूरी जो इंडिया की इकॉनमी है वो इसी कैपिटलिस्ट सिस्टम पर खड़ी है, जिस कैपिटलिस्ट सिस्टम को भगत सिंह डिस्ट्रॉय करने की बात करते थे, जिसमें इक्वलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती, उस कैपिटलिस्ट सिस्टम पर आज का इंडिया खड़ा है। भगत सिंह इसी आगे अब लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स 1931 में लिखते हैं, द अल्टीमेट गोल इज सोशलिज्म वेयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन विल एंड। यानी ऐसा निज़ाम लाने की कोशिश की जाए, ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें इंसान के हाथों इंसान का इस्तेसाल ख़त्म हो पाए। अब ये जो आज के पूरे सिस्टम चल रहे हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, ये सिस्टम ही ऐसे हैं कि इसमें जो बड़ा सरमायादार है वो आम बंदे का इस्तेसाल करता है। इसी लेटर में भगत सिंह लिखते हैं, गांधी जीज मेथड हैज़ फेल्ड, द रियल एम इज़ रेवोल्यूशन नॉट मियर पोलिटिकल फ्रीडम। अब ये बहुत बड़ी अहम बात है कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सियासी आज़ादी काफ़ी नहीं है, सियासी आज़ादी से कुछ नहीं होगा। जो गांधी के मेथड हैं, यानी सिर्फ सियासी आज़ादी लाने के या नॉन वायलेंस तरीके या हड़ताल कर देने के, भूख हड़ताल कर देने के, इनसे कुछ नहीं बनेगा। असल मकसद होगा इनकलाब लाना, यानी सिस्टम को बदलना, सिस्टम को तब्दील कर देना। इसी तरह असेंबली बम स्टेटमेंट 1929 में भगत सिंह कहते हैं, The current system is built on exploitation. It must be uprooted and replaced with a socialist order। यानी ये मौजूदा निज़ाम, जागीरदारी निज़ाम, सरमायादारी निज़ाम, ये खड़ा ही इस्तेसाल पर है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यह बात भी अहम कि
भगत सिंह ने जब अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया 1920s में, तो शुरू में उनकी पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। अब ये भगत सिंह ने जब स्टडी किया, मुताला किया, तो उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात तक पहुँचे वो कि आज़ादी काफ़ी नहीं होगी, यानी सिर्फ ये कि गोरा साहब चला जाए और काला साहब यहाँ बैठ जाए, ब्राउन साहब यहाँ बैठ जाए, ये काफ़ी नहीं होगा। यही वजह है कि इन्होंने 1928 में इन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज किया, जो पहले HRA था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जो सिर्फ आज़ादी के लिए काम कर रही थी। इस पार्टी को इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, यानी HSRA। अब इसका वाज़ेह मतलब था कि वो सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि सिस्टम भी, जो जागीरदारी निज़ाम है, फ्यूडलिज्म है, लैंडलॉर्डिज्म है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसके खिलाफ भी काम करना चाह रहे थे। बल्कि इसको वो कहते थे आज़ादी का फ़ायदा ही नहीं होगा अगर इस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, कैपिटलिस्ट और जागीरदारी सिस्टम को। आप भगत सिंह के हवाले से एक बात जो बहुत अहम की जाती है कि भगत सिंह को गांधी बचा सकते थे जब गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। अब ये जब गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था, ये थोड़ा सा अगर हम ब्रीफली इसको आधे मिनट में देख लेंगे ये था क्या। असल में ये पैक्ट हुआ था जो उस वक्त के वासराय थे लॉर्ड इरविन और गांधी के दरमियान। ये इसलिए हुआ था कि इससे पहले 1929 और 30 में इंडिया के अंदर गांधी बहुत बड़े पैमाने पर सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चला रहे थे। सॉल्ट मार्च, यानी जो नमक खुद बनाने के हवाले से डांडी मार्च कर रहे थे, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। ब्रिटिश की जो बायकॉट्स है, इनका ब्रिटिश की प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा था, टैक्स नहीं दिए जा रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी। और उसके जवाब में फिर ब्रिटिश जो हुकूमत है उस वक्त की, उन्होंने 60,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था, गांधी के समेत। सूरत हाल बिल्कुल अंग्रेज़ों के कंट्रोल से बाहर जा रही थी। साइमन कमीशन 1928 में वो नाकाम हो गया था। पहली जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी 1930 की, वो भी नाकाम हो गई थी क्योंकि कांग्रेस में शरीक नहीं हुई थी। और सबसे बढ़कर कि उस वक्त पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन था, आलमी कसादजारी थी, और इंग्लैंड इस आलमी कसादजारी से बड़ा तंग था। यही वजह कि फिर इंग्लैंड की हुकूमत ने गांधी के साथ बाकायदा अकॉर्ड एक किया, जिसे गांधी अर्बन अकॉर्ड भी कहा जाता है। इसके मुताबिक जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इनको छोड़ा गया और हिंदुस्तान के लोगों को इजाज़त दी गई कि वो अपना नमक खुद बनाएं, और अगर चाहें तो ब्रिटिश की जो प्रोडक्ट्स है इसका बायकॉट कर दें। इसके जवाब में जो गांधी थे, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस ख़त्म करते हैं, और गांधी राज़ी हो गए दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए लंदन में। अब यहाँ पर ये बड़ा अहम पॉइंट था कि 5 मार्च 1931 को ये माहिदा हुआ है, तो गांधी अगर चाहते तो इस माहिदे के अंदर लॉर्ड इरविन को मजबूर कर सकते थे कि जहां आप बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर रहे हैं तो आप फिर भगत सिंह को भी रिहा कर दें, भगत सिंह के साथ जो साथी सुखदेव और राजगुरु हैं उनको भी रिहा कर दें। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। 5 मार्च 1931 को यह माहिदा हुआ। गांधी हल्का सा ज़्यादा जोर उनको लगाने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि लॉर्ड इरविन मजबूर थे गांधी के साथ माहिदा करने पर। गांधी चाहते इस मौके का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन गांधी ने फ़ायदा नहीं उठाया, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर में सज़ाए मौत दे दी गई। तो ये भगत सिंह के खुद लिखे हुए जो नज़रियात थे, आइडियोलॉजी थी, सोच थी, वो साबित करती है कि आज का जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो भगत सिंह के नज़रियात पर, आइडियोलॉजी पर नहीं खड़ा। पाकिस्तान में उनको सिरे से ही खारिज कर दिया जाता है सरकारी हवाले से। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं, तहरीकें हैं, जमातें हैं जो भगत सिंह को बाकायदा अपना हीरो मानती हैं। सरकारी सतह पर नहीं माना जाता, लोगों को बताया नहीं जाता कि भगत सिंह की जो सियासत थी, भगत सिंह की जो सोच थी, जदोजहद थी, वो इनकलाबी थी, सिस्टम के ख़िलाफ़ थी। उसका ताल्लुक किसी एक मज़हब से नहीं था। भगत सिंह कोई हिंदुज़म की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, सिखिज़म की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान में लोगों को ये नहीं बताया जाता, और इंडिया में लोगों को सिर्फ भगत सिंह की तस्वीरें लगा दी जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ सरकारी दफातर में उनकी तस्वीरें लगा देती हैं, उनके असल नज़रियात, असल सोच क्या थी, इस बारे में बात नहीं की जाती। तो ये 23 मार्च 1931 जो बहुत अहम दिन है सब कॉन्टिनेंट की फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, जब भगत सिंह जैसे
इतने बड़े अजीम फ्रीडम फाइटर को फांसी दी गई, उस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।